नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में खून की कालाबाजारी से संबंधित मामला प्रकाश में आया है। सोमवार को भुक्तभोगी मंटू यादव ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। साथ ही भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी से मिलकर सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले को जानने के बाद सिविल सर्जन ने जाँच के आदेश दिए हैं। बताया गया कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के विराजपुर निवासी मंटू यादव की मां का तबियत खराब हो गया। उसे इलाज के लिए श्री साई हॉस्पिटल गिरिडीह में भर्ती किया गया। ऑपरेशन की नौबत आने पर 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने को कहा गया। बताया गया कि एबी नेगेटिव ब्लड रहने के कारण मंटू यादव को ब्लड उपलब्ध करने में परेशानी हुई। उसके बाद सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से संपर्क किया गया। वहां एबी नेगेटिव ब्लड नहीं रहने के कारण उन्हें ब्लड नहीं मिल सका। बाहर निकलने पर एक अनजान व्यक्ति द्वारा एक मोबाइल नंबर मंटू यादव को दिया गया, जिस पर संपर्क करने को कहा गया। जब संपर्क किया तो जितेंद्र तांती से बात हुई। 1 यूनिट ब्लड के लिए उन्होंने 20,000 रूपए का मांग किया। जब मंटू ने अपनी गरीबी अवस्था बताया तो 10,000 रूपए में 1 यूनिट ब्लड देने को तैयार हो गया। इसके बाद मंटू यादव द्वारा 1,000 नगद और 9,000 रुपया ऑनलाइन भुगतान किया गया। इसके बाद ब्लड दिया गया। इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद रेड क्रॉस के पदाधिकारी सदर अस्पताल पहुंचकर सीएस से मुलाकात किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सिविल सर्जन ने स्पष्ट कहा कि खून की कालाबाजारी नहीं चलने दिया जाएगा। उनको ब्लड का जरूरत था। हमारा माँ यहाँ श्री साई हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको ये भी नेगेटिव का जरूरत था। तो उसमें हमारा उस हॉस्पिटल में हमको बताया गया कि सदर अस्पताल ब्लड बैंक से आप लेके आओ। हमने यहाँ आया, पूछताछ किया। उसके बाद हमको बोला कि नहीं है, बाहर बोर्ड है, पढ़ लो। हमने वहाँ देखा बोर्ड में ये भी नेगेटिव नहीं था। तो यहीं कोई कर्मचारी था या कौन था, हम उसको नहीं पहचानते हैं। उसके द्वारा हमको एक नंबर मिला। उसके बाद उस नंबर से बात हुआ। पहला डिमांड उसका 20,000 था। वो 20,000 मिलेगा तो ये भी नेगेटिव मिल जाएगा। तो 20,000 देने के लिए हम सक्षम नहीं थे। तो फिर हम काफ़ी रिक्वेस्ट किए, उसको अपना मजबूरी बताए तब वो 10,000 में बोला। और मेरी मम्मी की हालात कुछ ठीक नहीं था, इसलिए हमको मजबूरन में 10,000 रुपया दे के ऊपर 1 यूनिट ब्लड लिए, जिसमें कि हम 9,000 फ़ोन पे किए, 1,000 रुपया कैश दिए। उसका नाम सर ट्रू कलर में गुड्डू अंसारी आ रहा था। अभी हम यहाँ सदर अस्पताल सिविल सर्जन से शिकायत करने के लिए आए हैं। इस पर पहले तो हम जांच करेंगे। इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए और हम लोग फुल प्रूफ मेथड्स अपना रहे हैं, जिससे कि ऐसा आगे भी ना हो। लेकिन जो ये घटना हुई है, ये आदमी उससे कांटेक्ट कैसे किया, किसने कराया और ये पैसा क्यों दिया, पहली बात। दूसरी बात, सब घटना होने के बाद से हमारे पास आता है, तो हमारे पास पहले क्यों नहीं आता है। उसको जब मालूम है कि अब घटना हो गई है तो हम चले सिविल सर्जन के पास। पहले सिविल सर्जन के पास आए, आपको दिक्कत होती है तो ब्लड बैंक को हम कर देंगे, तो हमारा इंचार्ज है, वहाँ से ब्लड आसानी से मिलता है। तो बात यह है कि पब्लिक भी मौका देती है इस सब काम करने के लिए। वो मौका क्यों दे? उसको अगर ब्लड चाहिए था, हॉस्पिटल से कोई भी सर्विसेज चाहिए था, तो हमारे पास आता। हमारे डॉक्टर यहाँ पर हैं, इतने लोग यहाँ पर ऑफिस है, किसी से आके मिल लेता। ये मेरा कहना है कि पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए कि आपको अगर हॉस्पिटल से कुछ सेवा लेनी है, ब्लड लेना है, ICU में भर्ती होना है, तो आइए डॉक्टर से मिलिए, ना कि पब्लिक दलाल से मिलिए। ये मेरा जांच हमने करवाया नहीं है, करवाएंगे। नामित कर दिया है। एक रेड क्रॉस से अभिल सर है और हमारे डॉक्टर सुहेल है इंचार्ज। इन दोनों से हम जांच करवा लेंगे। उसके बाद से इससे थाना से बात करेंगे इसके। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के खटोरी पंचायत के सुदूरवर्ती जेवडा गांव से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सड़क नहीं रहने के कारण प्रसव पीड़ा से जूझ रही 19 वर्षीय सलगी मुर्मू पत्नी नरेश सोरेन को परिजनों और ग्रामीणों ने खटिया पर लिटाकर कंधे के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। उसके बाद ही उन्हें तीसरे स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा सका। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से अब तक गाँव को सड़क से नहीं जोड़ा गया है, जबकि बरसात में नदी का जल स्तर बढ़ जाने से पूरा गाँव टापू बन जाता है और आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। इस वजह से एम्बुलेंस या मोटरसाइकिल जैसी साधारण सुविधा भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव की गंभीर तस्वीर पेश की है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंचना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के खैरेडी मौजा स्थित वारिस स्टोन माइंस में अवैध खनन और अनियंत्रित ब्लास्टिंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।
ग्रामीणों की शिकायत पर खान सुरक्षा निदेशक कुडरमा क्षेत्र ने 15 मई 2025 की जांच में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि कर खदान संचालक मोहम्मद आजाद हुसैन को नोटिस जारी किया है और तत्काल ब्लास्टिंग रोकने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में पाया गया कि खदान में महज 300 मीटर पर घर और संरचनाएं हैं जहां नियमों के तहत ब्लास्टिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद 2 किलो से अधिक विस्फोटक से धड़ल्ले से ब्लास्टिंग जारी थी। ग्रामीण मोहम्मद सुफेद आलम और मोहम्मद अरबार अंसारी ने आरोप लगाया कि न केवल अवैध खनन से घरों में दरारें और जल स्तर पर असर पड़ा है, बल्कि करीब 1.14 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कर सरकार को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने डीजीएमएस की कार्रवाई का स्वागत करते हुए जिला प्रशासन से खनन माफियाओं पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ कि हमारा रजिस्ट्री ज़मीन जो है वो हम लीजर को दिए भी नहीं है कंपनी को, और वो बाजाबरन खनन कर दिया है। रजिस्ट्री ज़मीन है वो, और बहुत ऐसा ज़मीन है जो हमारा पड़ा हुआ है। इसी के हिसाब से हम लोग आवेदन डाले थे कि हमारा ज़मीन बाजाबरन खनन हो रहा है। ब्लास्ट आज सर 11-12 बजे करीब ब्लास्ट हुआ। डर लगता है, डर कैसे नहीं लगेगा, बारूद है, डरना पड़ता है। विरोध जैसे आप समझ सकते हैं 100% में से 99% आदमी विरोध के खिलाफ है और 1% आदमी ही विरोध करता है। गिरिडीह के सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी स्कूल में सोमवार को कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल के मुख्य गेट पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, जिससे अंदर बाहर आने जाने में बाधा उत्पन्न हो गई। इसी दौरान छुट्टी होने पर जब बच्चे बाहर निकले तो उन्होंने करीब पौने घंटे तक स्कूल बसों को भी रोक कर रखा, जिससे बच्चों और अभिभावकों में अफरा तफरी मच गई। स्कूल प्रबंधन ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए और देर तक उपद्रव करते रहे। अंततः मजबूर होकर स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले जाया है। इस घटना के बाद स्कूल परिसर में तनाव का माहौल बना रहा। आज जो स्कूल गेट पर आके कुछ गार्जियन झमेला किया था, उसका बहुत ही निंदनीय है। एक्चुअली ये गार्जियन आए थे स्कूल कुछ कॉम्प्लेन लेके, उस कॉम्प्लेन को हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए हैं, कर रहे थे, और उसका फैसला क्या होना चाहिए हम लोग कर रहे थे। लेकिन गार्जियन जब आए थे तो स्कूल गेट पर अपना कार लगा दिया, आना जाना बंद हो गया। उस टाइम स्कूल का छुट्टी हुआ था, हम लोग का सारा बस कैंपस में रह गया। बस का अंदर छोटा से लेकर बड़ा बच्चा सभी बैठा हुआ था। बस आने जाने में प्रॉब्लम हुआ, हम लोग नहीं निकाल पाए बस को। इसका चलते बस का अंदर छोटा से लेकर बड़ा बच्चा सब आधा घंटा रुक गया था। जब हम लोग का फैसला करने का मेंटलिटी नहीं था गार्जियन का, तब हम लोग लास्ट में प्रशासन को बुलाए। प्रशासन आए और जो भी अपना तरीका होता है, गार्जियन को 2 था, एक आदमी थे और उनका बेटा भी थे, तो दोनों को प्रशासन पकड़ कर ले गए। फिर प्रशासन के द्वारा ही गेट को क्लियर किया गया है, गाड़ी को हटाया गया है और फिर स्कूल का बस निकल गया है। फिर मामला शांत हो। ऐसा कुछ मैटर नहीं है। कुछ कंप्लेन लेकर आए थे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे, लेकिन उसको वो मेंटलिटी नहीं था कि मैटर को इन्वेस्टिगेट करें। वो हमेशा गाड़ी को जो सामने खड़ा कर दिए थे, उसी में जो झमेला शुरू हुआ, बच्चा का आना जाना बंद हुआ, इसी में गेट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया और आसपास में भी भीड़ बढ़ने गया। एक्चुअली फैसला करने नहीं आए थे वो, जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने नहीं आए थे। नहीं तो सॉल्व होने में तो 5 मिनट टाइम लगता है। अभी भी तो कारण वही बताएंगे, कारण का अभी भी हम लोग कुछ पता नहीं चला। जो बोले हम लोग जो पता किए हैं उसमें उसका बात पर कुछ सच्चाई नहीं मिला हम लोग को। बच्चा लेके झमेला था, बच्चे को बुलाया गया है, जिसका बारे में कंप्लेन था उसको बुला के जब पूछे, वो अपने कॉन्फ्रेंस किए कि नहीं ऐसा बात नहीं है। क्या मामला छेड़खानी संबंधित था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सर आपके शिक्षक से भी मारपीट की गई है। उन्होंने शिकायत आपको लिखित में पहले नहीं, बाकी किया है? नहीं, कुछ कोई कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, कभी कंप्लेन मिला ही नहीं। वो पहली बार आए हैं। लेकिन हाँ, वो स्टूडेंट कंप्लेन किए थे क्लास टीचर को, क्लास टीचर सॉल्व भी कर दिए थे। लिखित में कंप्लेन किया था? नहीं, लिखित कंप्लेन नहीं। आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो कुछ नहीं पाया? कुछ ऐसा नहीं है, और उसमें जो भी है आगे भी हम लोग देखेंगे, जो भी है देखा जाएगा।
गिरिडीह में भारतीय जीवन बीमा निगम ने आज अपना 59वां वर्षगांठ मनाया। इस अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह बेस के सचिव धर्मप्रकाश ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीमा धारकों का विश्वास और LIC की प्रतिबद्धता भारत को मजबूत कर रही है। 1 सितंबर 1956 को 245 निजी बीमा कंपनियों के अधिग्रहण से बनी LIC ने 5 करोड़ की पूंजी से शुरुआत कर 31 मार्च 2025 तक आवास, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 54.52 लाख करोड़ का निवेश किया। निगम ने अब तक 56.22 लाख करोड़ की वित्तीय परिसंपत्ति अर्जित की है और 38,000 करोड़ का लाभांश भारत सरकार को दिया है। 20 जनवरी 2025 को LIC ने एक दिन में 5.88 लाख पॉलिसी बेचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रेस वार्ता में संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार और राजेश उपाध्यक्ष ने केंद्र की नीतियों की आलोचना करते हुए बीमा प्रीमियम पर GST हटाने की मांग। मौके पर कुमकुम बाला वर्मा, उमानाथ झा और श्वेता भी मौजूद रही। आज भारतीय जीवन बीमा निगम का 69वां वर्षगांठ है और 70वां स्थापना दिवस है। 1 सितंबर 1956 को 245 निजी बीमा कंपनियों को मिलाकर LIC का गठन किया गया था और उस समय भारत सरकार ने 5 करोड़ की पूंजी का निवेश किया था। 69 वर्षों के सफर में LIC ने 56 लाख करोड़ से भी अधिक का परिसंपत्ति अर्जित किया है और ये जो विकास यात्रा तभी संभव हो पाया जब इस देश की जनता का अटूट विश्वास LIC के ऊपर रहा और यहाँ के कर्मचारियों, अधिकारियों, अभिकर्ता और विकास अधिकारियों ने पूरी तन्मयता के साथ काम किया है और इस निगम को मजबूत किया है। जिस समय LIC की स्थापना हुई थी उस समय तत्कालीन सरकार का उद्देश्य था पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी जनता का पैसा जनता के कल्याण में लगे और इसी के लिए LIC का गठन किया गया था कि जो जनता का पैसा, छोटे छोटे पैसे जो है LIC में जमा होंगे और बड़ा रकम जब तैयार होगा तो उसे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। 1956 से अभी तक 69 वर्षों का जो सफर रहा उसमें इस उद्देश्य को LIC ने 100% निभाया है। अभी जितनी पंचवर्षीय योजना है और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, तमाम सेक्टर में LIC ने 54 लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश कर रखा है। 100 करोड़ की पूंजी केंद्र सरकार ने लगाई है LIC में और इसके एवज में अभी तक LIC ने 38,000 करोड़ से ज़्यादा का लाभांश केंद्र सरकार को दे चुका है। शेयर मार्केट जब उतार चढ़ाव होने लगता है तो LIC ही शेयर मार्केट को संभालती है, चूँकि LIC देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है शेयर मार्केट। अभी 2025 में LIC पूरे विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में उभरा है। 20 जनवरी 2025 को LIC ने एक दिन में 24 घंटे में लगभग 6 लाख पॉलिसी किया, जो विश्व में एक कीर्तिमान है और इसके चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में LIC का नाम दर्ज हुआ है। ये हमारी उपलब्धि है। इतनी बड़ी और इतनी अच्छी या इतनी मजबूत संस्था को केंद्र सरकार अभी 2 साल पहले जो है विनिवेश किया है और 3.5% शेयर को शेयर मार्केट में लिस्टेड किया है। हमारा संघ अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ इस कदम का पुरजोर विरोध किया है और अभी केंद्र सरकार LIC एक्ट अमेंडमेंट बिल ला के रखा है, जिसे वो सदन में पास कराना है उसको। अगर वो एक्ट पास हो जाता है तो LIC का 6.5% शेयर और डिसइन्वेस्ट होगा और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है इसका नुकसान सीधा सीधी जो है बीमा धारक और देश को पड़ रहा है। कैसे? जो शेयर डिसइन्वेस्ट होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं, उसे हमें लाभांश देना पड़ता है। LIC को पूंजी की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो हमारे लाभ का एक बड़ा पार्ट जो है वो शेयर होल्डर को लाभांश के रूप में चला जाता है। अगर वो लाभांश के रूप में नहीं जाता, वो सारा पैसा बीमा धारक को बोनस के रूप में मिलता। इतना ही नहीं, जो चीज़ें हम
लगाते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, जो लाभ इस देश की जनता को लेना चाहिए वो लाभ सीधे सीधे जो है कारपोरेट के हाथों में जा रहा है। इसलिए हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध कर रहे हैं और आज के दिन फिर से हम सरकार से डिमांड करते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है उसे अविलंब बंद किया जाए, क्योंकि LIC इस देश की सबसे मजबूत वित्तीय संस्था है। LIC के 69वें वर्षगांठ को मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि LIC में जो GST लाए हैं और उसका वो अविलंब उसको वापस ले। ये हमारी 69वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके लिए पूरे देशवासियों को हम हार्दिक बधाई दे रहे हैं और जो जनता का विश्वास है हमें है, अटूट विश्वास जो है उसे हम बरकरार रखना चाहते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
गिरिडीह जिले में एक बार फिर गजराज की दस्तक से दहशत फैल गई है। बीती रात सरिया थाना क्षेत्र के घूटिया पेसरा गांव में एक जंगली हाथी ने 28 वर्षीय किरण देवी को पटक कर मार डाला। मृतका गांव निवासी राजू यादव की पत्नी थी। जानकारी के अनुसार किरण देवी अपनी सहेली रामकिशन यादव की पत्नी के साथ खेतों में धान की फसल देखने गई थी, तभी हाथी ने अचानक हमला कर दिया। किरण देवी मौके पर ही कुचल कर मर गई, जबकि दूसरी महिला किसी तरह भागकर गाँव पहुंची और ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे लोग हाथी को खदेड़ने में सफल रहे, लेकिन घटना से पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है। वहीं ग्रामीणों का वन विभाग पर गंभीर आरोप है कि कई बार सूचना देने के बावजूद ना तो फोन उठाया गया और ना ही कोई मदद मिली। बाद में सरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कर शव को अपने कब्जे में लिया। सबसे पहले सुनिए, फॉरेस्ट विभाग से हम मांग करते हैं, सुनिए, हम लोग यहाँ के गांव वाले मांग करते हैं क्षेत्र वाले से कि कम से कम 200-250 सोलर लाइट का व्यवस्था करवाइए पूरा मेरा क्षेत्र में, और टॉर्च का तुरंत व्यवस्था करवाइए। जो हाथी को कम से कम भगा सके वो चीज का व्यवस्था करवाइए। वही तो बात हम बोल रहे हैं। हमको क्या है कि आप लोग मुखिया पैड में बना के दीजिएगा ना, उसको हम फॉरवर्डिंग कर देंगे डीपो पे। अभिषेक जी, वो बहाना नहीं बनाइए, इधर सुनिए ना, थाना में इधर तो सुनिए। अभिषेक जी थोड़ा सा सुनिए मेरा पहले बात सुनिए। अभिषेक जी, ये बहाना आपका नहीं चलेगा, और आपका विभाग जो है ना, फॉरेस्ट विभाग, वो इतना गंदा विभाग है जो कहा नहीं जा सकता है। सरिया थाना जो है, सरिया थाना में शांति समिति की बैठक होता है कोई त्योहार के लेकर, तो उसमें कुछ प्रतिनिधि लोग पहुंचते हैं और उसमें कुछ बात रखा जाता है जो क्षेत्र का समस्या होता है। लेकिन वन विभाग बता दे कि जनप्रतिनिधियों को लेकर, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर, सामाजिक लोगों को लेकर आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, आपके साथ क्या बीत रहा है, आप एक बार भी बैठक करने का कोशिश किया क्या? बैठक में नहीं जाते हैं, पंचायत समिति का सदन चलता है, उसमें आप लोग नहीं जाते कोई वन विभाग के, फिर समस्या आदमी रखे कहाँ? और रखता है तो आपका रेंजर जी का अभी फोन नहीं हो रहा है, फोन नहीं लग रहा है उनका, समस्या रखा कहाँ जाए? तो ये फोन किया ना, उपाय हम लोग का सड़क है। हाँ बोलिए। सड़क जाम करेंगे, हाँ तब आइएगा ना, तब मेरा समाधान होगा। हाँ बोलिए। इसलिए थोड़ा सा इस पर आप पहले अपना विभाग और जो ऊपरी वाला विभाग है उसको फोन लगाइए, पूछिए उसके क्या मुआवजा मिलेगा और क्या। हम तो बता देंगे, फोन लगा के जानकारी दीजिए। सीधा सीधी है, आप डीएफओ सर से बात कीजिए, रेंजर सर से बात कीजिए, जिनसे बात करना है। हम लोग सीधा अभी लाश को ले जाएंगे और सरिया आपके फॉरेस्ट के विभाग के सामने लाश को रखेंगे, सड़क पर रखेंगे, यदि आपका जो इस क्षेत्र में जो मामला है। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग में सोमवार की अहले सुबह कोहरा सा नजारा देखने को मिला। इस दौरान पूरा माहौल खुशनुमा देखने को मिला। ठंडी ठंडी हवा से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ठंड का दस्तक हो गया है। हालांकि ठंड की शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन आज के सुबह के वातावरण से नवंबर माह का याद ताज़ा कर दिया है। इधर सूर्योदय के पश्चात ही सूर्य का प्रकोप से गिरिडीह में भीषण गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोग परेशान हैं। 4 दिनों से बारिश नहीं होने से गर्मी का प्रकोप काफी बढ़ गया है। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के तत्वाधान में कुशमताड़ गांव में पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत अभियान के तहत साक्षरता जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली में बच्चों और महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लेकर शिक्षा के महत्व को समझने और दूसरों को समझाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच पेंसिल, रबर, शार्पनर और किताबें जैसी स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई। साथ ही शिक्षा के महत्व पर आधारित पंपलेट भी दिए गए। क्लब की अध्यक्ष कविता राजगढ़िया की अगुवाई में संपन्न इस आयोजन में IPP सोनाली तरवे, उपाध्यक्ष राखी झुंझुनवाला, सचिव स्मृति आनंद, कोषाध्यक्ष मनीषा कपिश्वे, सदस्य रश्मि गुप्ता और किरण बर्नवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर को बढ़ावा देना और समाज को शिक्षा के सकारात्मक प्रभावों से जोड़ना है। आज हम लोग कुसमाताड़ गांव में इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से साक्षरता अभियान, जागरूकता अभियान के तहत एक प्रोजेक्ट करने के लिए आए हैं, ताकि यहाँ ग्रामीण महिलाओं को और ग्रामीण बच्चे, लड़के लड़की, बुजुर्ग सभी को शिक्षा से क्या फ़ायदा है इसकी जानकारी दे सके, ताकि वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें और शिक्षा ग्रहण करके वो लोग अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और अपने अधिकारों के बारे में जान सके। इसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग आज यहाँ सभी क्लब मेंबर उपस्थित हैं। हम लोग बच्चों को कॉपी, पेंसिल, रबड़ और भी बहुत तरह से सहायता किए हैं ताकि उनके शिक्षा में सहयोग हो सके।
एसोसिएशन प्रेसिडेंट ज्योति महिपाल जी की तरफ से ये गोल आया था, जिसको कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के साथ मिलकर जागरूकता रैली भी निकाली और महिलाएं और बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। उन लोगों को पैम्पलेट भी बांटे हैं, जिसमें कि शिक्षा से क्या फ़ायदा है उसके संबंध में जानकारी दी गई है। जो है हम लोग सभी बच्चों को, ग्रामीण महिलाओं को, सबको ये बांटे हैं, ताकि हमारे ये प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद आज ये लोग इसको याद रखें, इससे होने वाले फ़ायदे को भी याद रखें, जो कि इसमें लिखा हुआ है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। इस अभियान के तहत हम लोग ये कार्यक्रम को यहाँ पर किए। धन्यवाद। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर का 24वां पद स्थापन समारोह रविवार रात 8 बजे संगम गार्डन होटल में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर वर्ष 2024-25 के पदाधिकारियों ने अपने दायित्व वर्ष 2025-26 के लिए चुने गए नई कार्यकारिणी को सौंपे। मुख्य अतिथि पूर्व जिलापाल 3250 राजन गंडोत्रा और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मोहम्मद आजाद की उपस्थिति में सीए शंकर अग्रवाल ने अध्यक्ष पद संभाला, जबकि सचिव का कार्यभार सीए रवि गाड़िया को दिया गया। नई टीम में डॉक्टर रितेश सिंह, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, सुबोध मोदी, सीए ब्रह्मदेव, राजेंद्र कुमार तरवे, अजय गुप्ता, सुमित अग्रवाल, सुजय राज गुप्ता, विकास शर्मा, डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा, सुदीप्तो समांता, प्रकाश कुमार दत्ता और अभिषेक छापरिया को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। समारोह में पिछले वर्ष किए गए पौधारोपण, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर और कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण जैसे उल्लेखनीय सामाजिक कार्यों की झलकियां प्रस्तुत की गई। साथ ही आगामी वर्ष की नई योजनाओं की घोषणा भी की गई। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।